नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम शिक्षा की दुनिया के एक ऐसे दस्तावेज पर बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1994 का सालामांका स्टेटमेंट। यूनेस्को और स्पेन सरकार का ये ब्लूप्रिंट ही वो आधार है जिसने समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र को गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करें। आखिर एक सच्चा समावेशी स्कूल दिखता कैसा है? क्या यह सिर्फ कोई ऐसी इमारत है जहां व्हीलचेयर के लिए रैंप बना हो, या फिर ये एक ऐसी जगह है जहां शैक्षिक समानता को हर रोज सच में जिया जाता हो? बस इसी सवाल का जवाब हमें आज के इस विश्लेषण में खोजना है। अब जरा 1994 के साल पर नजर डालते हैं। स्पेन का सलामान का शहर, जहां दुनिया भर के शिक्षाविद और नीति निर्माता इकट्ठा हुए थे। सच कहें तो ये कोई आम सा सम्मेलन नहीं था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था जब दुनिया ने पहली बार खुलकर ये माना कि हमारी शिक्षा की पुरानी व्यवस्था अब और नहीं चल सकती, इसे जड़ से बदलना ही होगा। तो आज के इस सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, शिक्षा में वैश्विक बदलाव। दूसरा, आधुनिक कक्षा की नई परिभाषा। तीसरा, एक मजबूत सहायता तंत्र का निर्माण। चौथा, प्रणालीगत बाधाओं को पार करना। और अंत में देखेंगे कि ये समावेशी शिक्षा असलियत में कैसे काम करती है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, एक वैश्विक शैक्षिक बदलाव। इस नीति का सबसे बड़ा मकसद था सरकारों के नजरिए को पूरी तरह से पलट देना। यहाँ सभी या ऑल का मतलब सिर्फ दिव्यांग बच्चों से नहीं है। ये दायरा बहुत बड़ा है। सबके लिए स्कूल के पहले सिद्धांत का सीधा सा मतलब है, हर एक बच्चे को स्कूल में जगह मिलनी ही चाहिए। बच्चा चाहे बेहद प्रतिभाशाली हो, सड़क पर काम करता हो, किसी दूर दराज के इलाके से आता हो या किसी बिल्कुल अलग संस्कृति और भाषा से जुड़ा हो, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होने चाहिए। अब आते हैं दूसरे खंड पर, जहां हम आधुनिक कक्षा की नई परिभाषा को समझेंगे। अब सवाल उठता है कि 1994 के इस ढांचे में समावेशी शिक्षा का असल मतलब क्या था? इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना और उसी एक कक्षा के माहौल में उनकी अलग अलग जरूरतों को पूरा करना। किसी भी बच्चे को उसकी कमियों या अलग पृष्ठभूमि की वजह से मुख्यधारा से काटकर अलग थलग नहीं किया जा सकता। यह तुलना सच में बहुत दिलचस्प है। पारंपरिक रूप से होता क्या था? शिक्षा प्रणाली बच्चों को अपने तय किए गए पाठ्यक्रम के सांचे में ढालने की कोशिश करती थी, लेकिन यहां असली वैचारिक क्रांति यह है कि अब पाठ्यक्रम को बच्चों के अनुसार ढालना होगा। सीधा सा फंडा है, व्यवस्था को छात्र की जरूरतों के हिसाब से बदलना है, न कि छात्र को व्यवस्था के हिसाब से। यह विचार आज भी उतना ही ताजा और प्रासंगिक लगता है। चलिए तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, एक सहायता तंत्र या सपोर्ट इकोसिस्टम का निर्माण। जाहिर है कोई भी बच्चा किसी शून्य में बैठकर तो नहीं सीखता, इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह ढांचा जमीनी स्तर पर कैसे लागू होता है। इसका तीसरा सिद्धांत बिल्कुल साफ कहता है कि पहला विकल्प हमेशा बच्चे के पड़ोस का स्कूल ही होना चाहिए। छात्रों को उनके अपने स्थानीय समुदाय के बीच रखना है, ना कि उन्हें दूर किसी विशेष स्कूल में भेज देना। विशेष स्कूलों का विकल्प सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक कठिनाई वाले मामलों में ही चुना जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा असल में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करती है, जहां सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक के कंधों पर नहीं होती। सिद्धांत 5 और 6 के अनुसार सभी शिक्षकों को इसका विशेष प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, दिव्यांग शिक्षकों को काम पर रखने की बात कही गई है ताकि वे बच्चों के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल बन सकें। इसमें माता पिता को फैसले लेने में बराबर का साझीदार माना गया है और स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़ा गया है, मतलब पूरा समाज मिलकर काम करेगा। और इस इकोसिस्टम का एक बेहद अहम हिस्सा है तकनीक। 9वां सिद्धांत बताता है कि स्थानीय कक्षाओं को हर किसी की पहुंच में लाने के लिए तकनीकी उपकरण देना एक बुनियादी जरूरत है। महंगी नहीं बल्कि सस्ती और सुलभ तकनीक, जैसे कि सुनने या बोलने में मदद करने वाले उपकरण। ये छोटी छोटी चीजें भौतिक बाधाओं को दूर करके सीखने की प्रक्रिया को जादुई रूप से आसान बना सकती हैं। अब रुक करते हैं हमारे चौथे खंड का, जो है प्रणालीगत बाधाओं को पार करना। सिर्फ स्कूल की इमारत बदल देने से समावेशी शिक्षा सच नहीं हो जाती। इसके लिए सरकारों को एक बहुत व्यापक बुनियादी ढांचा तैयार करना होता है, और ये ढांचा सिर्फ शिक्षा विभाग की फाइलों तक सीमित नहीं रह सकता। अक्सर शिक्षा नीतियां इसलिए दम तोड़ देती हैं क्योंकि स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण की नीतियां उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। इसलिए एक समग्र समर्थन के लिए स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और रोजगार जैसे तमाम क्षेत्रों के कानूनों को एक साथ जोड़ना बेहद जरूरी है।
इसी दस्तावेज का 7वां सिद्धांत एक बहुत ही गहरी सच्चाई को सामने रखता है। इसमें स्पष्ट रूप से माना गया है कि दिव्यांग लड़कियों को दोहरे अभाव का सामना करना पड़ता है, एक तो जेंडर की वजह से और दूसरा उनकी दिव्यांगता के कारण। ये कोटेशन बताता है कि उन्हें इस दोहरी चुनौती से बाहर निकालने के लिए विशेष प्रयासों, लक्षित हस्तक्षेपों और मजबूत रोल मॉडल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। इन बड़ी बाधाओं को पार करने का एक और शानदार तरीका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाथ मिलाना। 10वां सिद्धांत इस बात पर बहुत जोर देता है कि देशों के बीच सीमाओं के पार सहयोग होना चाहिए। आखिर कोई भी देश अकेले सब कुछ तो नहीं सीख सकता ना। जब देश एक दूसरे की सफलताओं और विफलताओं से सीखते हैं, नए तरीके आजमाते हैं, तभी असली विकास होता है। विशेषकर विकासशील देशों को जरूरी समर्थन देने के लिए ये आपसी सहयोग बहुत मायने रखता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और 5वें खंड पर, समावेशी शिक्षा का वास्तविक अभ्यास। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये सारे बड़े बड़े सिद्धांत असलियत में कैसे जमीन पर उतरते हैं। मान लीजिए किसी छात्र को सुनने में कठिनाई है। पहला कदम, वो अपने पड़ोस के उसी स्कूल में ही पढ़ता है, उसे किसी दूर के विशेष स्कूल में नहीं भेजा जाता। दूसरा कदम, उसे उसी स्कूल में सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है और जरूरी तकनीकी उपकरण दिए जाते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी कदम है, वो बिल्कुल उसी सामान्य पाठ्यक्रम की पढ़ाई करता है जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। पाठ्यक्रम को आसान या कमजोर नहीं किया जाता, बल्कि उस बच्चे को अतिरिक्त मदद दी जाती है ताकि वो उस पाठ्यक्रम को समझ सके। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को इतनी गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली विचार मन में आता है। क्या हमारी आज की शिक्षा प्रणाली सच में हर एक बच्चे के अनुकूल ढल पा रही है? सलामंका स्टेटमेंट ने तो 1994 में ही ये रास्ता दिखा दिया था, लेकिन क्या आज इतने सालों बाद भी हम उस मंजिल तक पहुंच पाए हैं जहां हर स्कूल हर बच्चे का बिना किसी शर्त के खुले दिल से स्वागत करता हो? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे